नमस्कार। आज मैं आपको वो बात बताने आया हूँ जो आपको किसी भी अखबार, किसी भी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिली, न ही सुनने को मिली है। आज अगर ये सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह नहीं होता तो ये बात आपको कतई पता नहीं चल सकती थी। मैं आज आपको बताने आया हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर किस मामले में दर्ज हुई है, क्यों दर्ज हुई है, और यह जो आदेश हुए हैं इसके बावजूद कोई भी एफआईआर अशोक गहलोत साहब दर्ज क्यों नहीं होने दे रहे हैं। मामला क्या था आपको बता देता हूं। सबसे पहले, उससे पहले मुझे केवल इतना सा कहना है कि जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तब आपको आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद आज तक राजस्थान में किसी भी सिटिंग सीएम के खिलाफ किसी न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का पहला आदेश है जिसके बारे में आप और हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को सवाल था कि भाई क्या मामला था जिसमें अशोक गहलोत इतना नीचे जाकर गिरे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सीकर जिले में रात के 2 बजे कुछ हथियारबंद लोग गाड़ियों में भरकर कहीं पर गए। वहाँ पर उन्होंने जो तांडव रचा, जो 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 खेल किया, जो मार पीट, फायरिंग, और उसके बाद वहाँ मौजूद महिला के साथ जो उन्होंने किया, कानून में वह गैंग रेप की श्रेणी में आता है। इससे उनका जी नहीं भरा। उन डकैतों ने उस पीड़ित परिवार का समस्त सामान ले लिया, लूट लिया, और पीड़ित परिवार को बच्चों समेत, महिला जो थी उसके समेत हाथों को पीछे बांधकर गाड़ी में पशुओं की तरह डालकर 200 किलोमीटर दूर जंगलों में ले जाकर पटक दिया। घटना बहुत बहुत विभत्स थी, बहुत ही विभत्स घटना थी। मैं इसको जो शब्दों में बयां कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं क्योंकि मामला गैंग रेप का था, इसलिए मैं किसी भी रूप में पहचान उजागर नहीं कर सकता हूं, कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी। मुझे उस परिवार की पीड़ा नहीं बढ़ानी है। उस परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन उनके साथ ये घटना घट गई। और घटना घटने के बाद उन्होंने जब सीकर जिले में इस बात की एफआईआर दर्ज कराई तो गैंग रेप, अपहरण, डकैती समेत कई सारे संगीन धाराओं में यह अपराध दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद यह अनुसंधान सीकर जिले से ट्रांसफर होकर सीआईडी में, जहां पर क्राइम ब्रांच में अभी आरपी मेहरा है, वहां ट्रांसफर हुआ। एक एडिशनल एसपी ने तफ्तीश शुरू करी। तफ्तीश शुरू करके और जब वो कड़ी से कड़ी जोड़ते गए तो उनका एक नतीजा आया। क्योंकि पीड़ित परिवार इन डकैतों को जानता नहीं था, इन रेपिस्टों को जानता नहीं था, पुलिस ने जो रास्ते में पड़ने वाले टोल टैक्स थे और डकैतों की कॉल डिटेल्स वगैरह जब मैच की, तब पुलिस ने एक नतीजा दिया। वो नतीजा ऑन रिकॉर्ड है और उस नतीजे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इस परिवार के साथ जबरदस्त अन्याय हुआ है, रेप हुआ है, डकैती हुई है, अपहरण हुआ है, फायरिंग हुई है, और ये नतीजे में 21 और 8 29 आरोपियों को आरोपी मानते हुए रिपोर्ट पेश कर दी गई। कार्रवाई गिरफ्तारी के लिए फाइल जाने लगी। ये जो डकैत थे ये सीकर जिले के एमएलए महादेव सिंह खंडेला के गुंडे थे। इनका काम सीकर जिले में ये सारे अपराध करना, डकैती करना, रेप करना, कब्जा करना और जितने भी रैंसम मांगना, जितने भी अपराध हो सकते हैं वो सारे अपराध महादेव सिंह खंडेला
जो एमएलए है, जो निर्दलीय विधायक है, उसके इशारे पर ये सब लोग करते थे। जांच बदलकर दूसरे सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी को दी गई, उसने भी यही माना। जांच बदलकर तीसरे सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी को दी गई, जिसका नाम था सुरेंद्र सागर। सुरेंद्र सागर ने भी यही रिपोर्ट दी कि मेरी तफ्तीश में भी यही बात आई है। क्या आया? नंबर 1, ये जो आरोपी थे, इन्होंने रात को 2 बजे 2:30 बजे जब घटना की, तब रात की इन सब डकैतों के साथ, इन रेपिस्टों के साथ पुलिस के लोगों की कॉल डिटेल मिली, जो पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाकर शामिल पत्रावली की और कहा कि इस घटना में पुलिस के लोग भी शामिल थे। मैं ये बात कहते हुए मेरा गला रूंध रहा है, क्योंकि ये कल्पना से बाहर की बात है कि पुलिस के लोग खुद रात को 2 बजे डकैती करवाते हैं, गैंगरेप करवाते हैं, अपहरण करवाते हैं, और बच्चे, 1 साल का बच्चा जिसके हाथ पीछे बांध करके उन डकैतों ने 200 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर पटका। पुलिस ने बड़ी होशियारी से जिन लोगों ने घटना की थी उनके भी पूछताछ नोट, बयान वीडियोग्राफी में लिए, कैमरे के सामने बयान लिए कि आप सब लोगों ने कैसे घटना की। और उन डकैतों के जो बयान पूछताछ नोट में हुए, वो वीडियोग्राफी में आज भी फाइल में सीआईडी सीबी में पड़े हैं। और उसमें वो डकैत कहते हैं कि हमने रात को कहाँ दारू पी, कहाँ मांस खाया, फिर हमने महिला के साथ क्या किया, मारा, कूटा, फायर किया, सामान लूटा और क्या क्या नहीं किया। रात के हमारे पुलिस वालों से बात चल रही थी और भी बहुत कुछ चल रहा था। यह सारा नतीजा लिखित में सुरेंद्र सागर ने हाई कोर्ट के समक्ष दे दिया। अब खेल शुरू होता है। अब खेल यह शुरू होता है कि उसी सुरेंद्र सागर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूपेंद्र यादव के माध्यम से दबाव बनाते हैं कि तुम इन सब गुंडों को फ्री करो। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको पता है, जो पुलिस के लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको पता है, इतनी सारी साक्ष्य, डकैती का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इतनी सारी साक्ष्य होने के बाद उन गुंडों को बचाना असंभव काम था। सुरेंद्र सागर न केवल मेरे पास आया, अनगिनत अपने वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अफसरों के पास भी गया कि मुझे भूपेंद्र यादव डीजी धमका रहा है। और मुझे यह भी पता चला कि भूपेंद्र यादव ने भी पहले मुख्यमंत्री को कह दिया था कि यह काम हो नहीं सकता, होने लायक काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह काम नहीं हुआ तो महादेव सिंह खंडेला मुझे, मेरी सरकार को बचाने में सहयोग नहीं करेगा। वो निर्दलीय एमएलए है, मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। फिर मोर्चा संभालते हैं देवाराम सैनी और संजय क्षोत्रिय। संजय क्षोत्रिय कौन है बता देता हूं। एक आरपीएस अफसर था जो खुद कभी आरएएस नहीं बन पाया, आरएएस में उसकी मेरिट नहीं थी, लेकिन आज वो कई सारे कलेक्टर, एसपी को आरपीएससी चेयरमैन होने के नाते बनाएगा। इन दोनों ने मोर्चा संभाला, लेकिन ये जद्दोजहद चलती रही। 2018 के अंत में अशोक गहलोत साहब आए, 2019 में जद्दोजहद चलती रही। पूरे साल तक सब पुलिस वाले मना करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो सबका नुकसान हो जाएगा, किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दूंगा। और बहुत सारी धमकियां अशोक गहलोत ने दी। यह ऑन रिकॉर्ड इसलिए आ चुका है क्योंकि ये जब पूरा घटनाक्रम पटाक्षेप हुआ तो सुरेंद्र सागर जो एडिशनल एसपी आज भी सीआईडी सीबी में है, यह डिप्रेशन में चला गया। और पीएचक्यू में कोई भी जानने वाला मुझे देख रहा है या कोई भी अन्य जागरूक व्यक्ति मुझे देख रहा है तो पता कर लीजिएगा कि वह ड्यूटी पर भी दारू पीकर ही आता है, ड्यूटी में के दौरान भी दारू पीता है और दारू पीते पीते घर चला जाता है। यह बात पुलिस हेडक्वार्टर के हर एक अफसर को पता है। वह दारू के नशे में स्पष्ट कहता है कि मैंने पहले ही कहा था सब मरेंगे, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, कोई बात नहीं, ये सब मरेंगे। अंतिम रूप से उस मामले में, जिस मामले को सुरेंद्र सागर ने, जिसने पहले प्रमाणित माना था, उसी ने जो एफआईआर कोर्ट में पेश की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश करके कहा
कि ये जो सुरेंद्र सागर ने पहले प्रमाणित मानकर जो एफआईआर पेश की है, इस पर रोक लगाई जाती है। नंबर 2, इस फाइल में पुलिस हेडक्वार्टर में एक गार्ड फाइल होती है जिस पर डीजी, एडीजी क्राइम, आईजी, एसपी, एडीजी सिविल राइट, ये सब लोग हस्ताक्षर करके नोटशीट चलाते हैं। हाईकोर्ट ने कहा उसको सुरक्षित रखिएगा, उसी में सारा खेल इन सब लोगों ने मिलकर किया है। इसके अलावा इस फाइल से जुड़ा हुआ एक भी कागज ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रॉय हो जाए। सबको हमारे हाईकोर्ट में ले आओ, यह भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। हाईकोर्ट ने जब यह आदेश कर दिया, उससे पहले एक घटना और घटी कि इन सब लोगों ने मिलकर जो ये अवैध काम किया, इस संज्ञेय अपराध किया, मेरा और आप देखने वाले सभी लोगों का शायद मानना होगा कि असली रेप करने वाले लोगों ने जो अपराध किया था, उससे बड़ा और असली अपराध तो अशोक गहलोत, भूपेंद्र यादव, महादेव सिंह खंडेला, देवाराम सैनी, संजय क्षोत्रिय और सुरेंद्र सागर ने किया। ये लोग हमसे हमारे खून पसीने के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं और हमारे साथ गैंगरेप कराते हैं। और गैंगरेप करने वाले लोगों को, डकैती करने वाले लोगों को ये लोग फ्री करते हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, मैं ये सारे शब्दों को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखूंगा, डिलीट नहीं करूंगा। तो ये जो अपराध इन सब लोगों ने किया, इसका एक मुकदमा ज्योतिनगर पुलिस थाने में दिया गया कि आप दर्ज करिए। ज्योतिनगर की एसएचओ सरोज धायल ने मुकदमा दर्ज करना तो दूर की बात है, रिसीव्ड तक नहीं दी। आईपीएस मृदुल कच्छावा, सोशल मीडिया पर हीरो बनने वाला, हीरो की तरह नाटक करने वाला एक आईपीएस अफसर जो उस ज्योतिनगर थाने का एसपी है, उसके पास मैं खुद गया। मैंने कहा कि आपसे एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी, लेकिन आप कम से कम इस पीड़ित परिवार को कम से कम रिसीव्ड तो दे दो, प्राप्ति रसीद तो दे दो। उसने प्राप्ति रसीद देने का नाटक किया, लेकिन दी नहीं। अंत में खुद ने फाड़ दी और कहा भाई प्राप्ति रसीद नहीं देंगे और हम लोग एफआईआर दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। और आगे सुनिए, एफआईआर दर्ज करेंगे नहीं, प्राप्ति रसीद देंगे नहीं, तो पीड़ित परिवार के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आप स्पीड पोस्ट डाक से इन सब पुलिस वालों को यह सब भेज दीजिए। पीड़ित परिवार ने यह भी काम किया, लेकिन आज भी मेरे पास वह लिफाफा पड़ा है, मैंने कोर्ट को भी दिखाया, जिस लिफाफे पर अजय पाल लांबा नाम के आईपीएस अफसर ने लेने से इनकार लिख करके वापस लौटा दिया हमको, हम नहीं लेंगे वो। अब बताइए, इन आईपीएस अफसरों को वेतन जनता के टैक्स के पैसों से इस बात के लिए दिया जाता है क्या कि ये एफआईआर दर्ज करेंगे नहीं, रिसीव्ड देंगे नहीं और स्पीड पोस्ट लिफाफा भी पीड़ित परिवारों का लेंगे नहीं? कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मिलने से इनकार कर दिया और पुलिस हेडक्वार्टर के अफसरों ने भी मिलने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। लेकिन मामला गंभीर था। इस मामले में 4 आईओ रहे, चारों ने जुर्म प्रमाणित किया। पहले ने माना, दूसरे ने माना, तीसरे ने माना, चौथे ने माना। चौथा था सुरेंद्र सागर, एडिशनल एसपी, जो डिप्रेशन में आकर दारू पीता है सुबह से लेकर शाम तक। उसने जुर्म प्रमाणित करने के बाद 1 साल तक कोशिश की गई कि उसको धमका करके और समझा करके और कुल मिलाकर यह काम करा लिया जावे ताकि ये गैंगरेप करने वाले डकैतों को फ्री कर लिया जावे। 1 साल तक बेचारा रोता रहा इधर उधर, लेकिन उसकी कहीं चली नहीं। अंत में जो उसने एफआईआर पेश की तो उसके सारे पहले वाले जो नतीजे थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इन पुलिस वालों ने, इन नेताओं ने मिलकर अपराध किया है। अब झगड़ा जब यह पड़ा कि इस मामले की इंफॉर्मेशन कंप्लेंट के रूप में कोर्ट में गई, मजिस्ट्रेट ने इस मामले को सीरियस मानते हुए और डिटेल्ड ऑर्डर लिखा और डिटेल्ड ऑर्डर लिख करके उन्होंने कहा कि इस मामले में अनुसंधान कराया जाना बहुत ही जरूरी है। डिटेल्ड ऑर्डर, 3 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर। और उससे पहले भी मजिस्ट्रेट ने 2 ऑर्डर और किए थे।
पुलिस से रिपोर्टें मांगी, पुलिस को कहा आप लोगों ने क्या किया, कानून के जो प्रावधान था उसकी पालना की या नहीं की, ये सब काम किए मजिस्ट्रेट ने, और अंत में 3 पेज का ऑर्डर करके कहा कि इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करिए। क्या कहा? एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करिए। आप बताइए कि भारत का कोई नागरिक, राजस्थान का कोई नागरिक केवल यह मांग कर रहा है कि मेरे एप्लीकेशन पर जांच कर दीजिए। राजस्थान में ज्योतिनगर एसएचओ से लेकर डीजीपी लाठर तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह दे जांच करा लेंगे हम लोग, या अनुसंधान करा लेंगे, या आपके एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और सुनिए, कोर्ट ने जब एफआईआर का ऑर्डर कर दिया उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। 31 मार्च 2022 का दिन इतिहास रचने वाला था। अशोक गहलोत, महादेव सिंह खंडेला, देवाराम सैनी, आरपीएससी चेयरमैन संजय क्षोत्रिय, भूपेंद्र यादव, सुरेंद्र सागर एडिशनल एसपी, और अनगिनत कई सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया कोर्ट से। 31 मार्च से लेकर आज 7 तारीख, 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन में अशोक गहलोत ने यह एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। यही प्रमाण है इस बात का कि अशोक गहलोत को सर्वाधिक भय अगर किसी एक एफआईआर से जीवन में लगा है तो वो यही है। ये बड़ा कमजोर आदमी है। ये गांधी बनता है ना, गांधी नहीं है। और गांधी होता तो कहता सबसे पहले कि हां भैया मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और अनुसंधान करे राजस्थान से बाहर की कोई एजेंसी, या न्यायिक जांच कोई जो रिटायर्ड जज या करंट जज करे, हाईकोर्ट जज करे, सुप्रीम कोर्ट जज करे। हिम्मत नहीं हुई उस आदमी में। हिम्मत उसमें नहीं होती जो चोर होता है। अशोक गहलोत ने जब यह मुकदमा दर्ज करने की खबर सुनी, उसने पहला काम अपने सैनिकों को छोड़कर यह किया, किसी भी अखबार में, किसी टीवी चैनल में एक लाइन, एक शब्द की खबर नहीं छपनी चाहिए। सवाल है मेरा आप सब लोगों से, सवाल यह है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और इतने बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कोर्ट का आदेश है कि एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करिए। आप में से किसी भी व्यक्ति ने किसी भी अखबार, किसी भी चैनल पर एक शब्द की भी खबर सुनी क्या? इसका जवाब मुझे पता है, आप दे रहे हैं नहीं सुनी। छोटी खबर थी क्या? तो ये जो सेठ लोग हैं, जो चैनल चलाते हैं, सेठ लोग हैं जो अखबार चलाते हैं, इनका जो विज्ञापन का धंधा है वह एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दम पर चलता है। इसलिए किसी ने भी एक लाइन की खबर नहीं चलाई। लेकिन कोई चिंता नहीं, यहां पर एक देशभक्त फिर भी खड़ा था जिसके फेसबुक पेज को 1,33,00,000 लोग देखते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फेसबुक की खुद की रिपोर्ट कहती है। मैंने बताया जनता को कि यह एफआईआर दर्ज हुई। आज राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई जागरूक व्यक्ति है जिसको यह पता नहीं हो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात आगे आने वाली है। जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पीड़ित की ओर से सरकार खड़ी होती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने रिवीजन पेश की अपर कोर्ट में और कहा कि यह एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। यह मैंने मेरे जीवन में वकालत काल में पहली बार देखा है। रिवीजन के संबंध में कानून यह है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो प्रभावित पक्षकार है, वही व्यक्ति रिवीजन कर सकता है। इस मामले में अशोक गहलोत ने रिवीजन नहीं करी, सुरेंद्र सागर ने भी नहीं करी, भूपेंद्र यादव ने नहीं करी, देवाराम सैनी ने नहीं करी, संजय क्षोत्रिय ने नहीं करी, महादेव सिंह खंडेला ने भी नहीं करी। सरकार रिवीजन करती कहती है कि साहब एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए और अनुसंधान नहीं होना चाहिए। यह भारत का एकमात्र मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, बेशर्म मुख्यमंत्री है, जो कहता है एफआईआर दर्ज नहीं होने दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने दूंगा और इस मामले में जांच या अनुसंधान नहीं होने दूंगा। और कांग्रेस के जुड़े हुए जो लोग, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, एक बार मन में सोचें कि कोई पीड़ित परिवार केवल यह कह रहा है कि मेरे मामले को दर्ज करके उस पर अनुसंधान करा दीजिए। आज 8 दिन हो गए, इनको किसी कोर्ट से स्टे नहीं मिला, लेकिन यह अनुसंधान कराने को तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया मैं
किसी से मेरी नाराजगी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पर है, कागज पर है, और 8 दिन तक कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले लोग अपने आप को गांधी कहते हैं और हम उनको गांधी मानकर वोट देते हैं। सवाल यह है कि इसका अंतिम कार्यकाल है, अंतिम कार्यकाल के बाद इससे जुड़े हुए लोग, भूपेंद्र यादव से जुड़े हुए लोग एक भी नहीं बचे हैं, आज भी नहीं बचे और आगे भी नहीं बचेंगे। और अगर कोई पुलिसकर्मी मुझे देख रहा है तो मुझे कमेंट कर सके तो कोई बात नहीं, किसी और के माध्यम से कमेंट कराकर मुझे बताइए, राजस्थान का एक भी पुलिस अफसर यह कह दे कि भूपेंद्र यादव एक सही अधिकारी था, तो मैं आज ही अपने आप को मान लूंगा यह राजस्थान की हालात है कि भूपेंद्र यादव ने अपनी रबड़ की रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वो अनगिनत गलत काम किए और अरबों रुपए कमाए, जिसकी शिकायत गवर्नर को हुई और उसमें स्पेसिफिक लिखा है फला कॉलोनी में फला 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 प्लॉट, फला कॉलोनी में फला फला प्लॉट, फला खसरान में इतने इतने बीघा खेत, और वो उस शिकायत पर अशोक गहलोत और भूपेंद्र यादव ने जांच नहीं होने दी, न केवल जांच होने दी और शिकायत करने वाले खिलाफ भी चित्रकूट पुलिस थाने जयपुर में एफआईआर दर्ज करा दी। इतना डरते हैं ये लोग शिकायतों से। अरे शिकायत पर जांच नहीं करने दोगे, शिकायत करने वाले खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दोगे, कोई पीड़ित मांग करेगा तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, कोर्ट ऑर्डर दे देगा 156(3) सीआरपीसी में, उसको भी दर्ज नहीं करोगे, अनुसंधान जांच नहीं करने दोगे, रिवीजन भी सरकार पेश करेगी। और सुनिए, मैं लाइव बोलता हूं, काले कोट का व्यक्ति हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत जो बोल रहा हूं खरा बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, जो हुआ है वो बोल रहा हूं। सरकार ने रिवीजन जब पेश की तो सेशन कोर्ट में एक जगह बनी हुई जहां पर पेश की जाती है, 10 मिनट में वहां पर फाइल गई, 10 मिनट में वहां से दर्ज होकर के सेशन जज के चैम्बर में चली गई। मैं कोर्ट में खड़ा था, जज साहब कोर्ट में नहीं आए थे, और चैम्बर से 10 मिनट में आदेश होकर एक एडीजे 4 महावीर प्रसाद गुप्ता के पास जाने के आदेश जारी हो गए। और एडीजे 4 के जब हम गए, फाइल थी नहीं और जज साहब ने बहस सुननी शुरू कर दी। फाइल नहीं थी। कोर्ट का समय छुट्टी के दिन, आधी छुट्टी के दिन 1 बजे तक का था। श्रीमान 2 बजे तक रुक करके उस फाइल को सुनते हैं और आदेश जारी करते हैं कि जो कोर्ट ने आदेश किया वो फाइल तलब कर ली जाए। फाइल तलब क्यों करते हैं पता आपको? फाइल इसलिए तलब कर ली जाए ताकि वह अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से स्टे हो जाए और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो। थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानते थे। हमने दूसरे दिन बहस करके कहा कि आप फाइल नहीं मंगा सकते, और कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि फाइलें वापस भेजी जाए। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने आज तक कोई भी कोर्ट का स्टे नहीं होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होने दी है। यही प्रमाण है कि अशोक गहलोत को इस एफआईआर का भय है और कुछ भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब तो भूपेंद्र यादव खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को उस समय भी कहा था कि साहब ये इसमें मरने का काम हो जाएगा, ये संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अड़ ही गए बुरी तरह से। ये सब लोग अड़ गए, इसलिए स्थितियां पैदा हुई। मुझे उस समय भी अंदेशा था कि ऐसा कुछ न कुछ इस फाइल में गड़बड़ हो जाएगा। सुरेंद्र सागर शराब पीकर दिन भर सबको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि साहब मेरा तो मरना तय था, लेकिन ये ठीक हुआ कि ये सारे नेता और अफसर भी मेरे साथ जेल जाएंगे। अच्छी बात है। बोले या आप पता कर लेना, या पीएचक्यू जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा हो तो वो इस बात को प्रमाणित भी कर सकता है। हाँ, सुरेंद्र सागर सुबह से दारू पिया हुआ रहता है और ये खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कहता है। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि ज्योतिनगर पुलिस थाने की एसएचओ सरोज धायल ने जो एफआईआर दर्ज नहीं की, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सरकार जवाब देवे। सरकार ने जवाब नहीं दिया। सवाल आता है, मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि राजस्थान में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हम सभी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आप बताइए, पूरी बात सुनने के बाद क्या राजस्थान में किसी गरीब कमजोर पीड़ित की एफआईआर दर्ज हो रही है? अरे मैं कहता हूं, सामान्य गरीब की छोड़ दीजिए, कोर्ट से आदेश होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही राजस्थान में। गरीब की नहीं होती, कमजोर की नहीं होती, पीड़ित की नहीं होती।
जो अरबपति खरबपति लोग हैं, जो अपराध करते हैं, वह झूठा मुकदमा कराने में सक्षम होते हैं और उन सब लोगों को रौंदते हैं अपने जूतों के तले जो कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात करते हैं। उनको हिस्ट्री शीटर बना दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ अनगिनत एक्शन किए जाते हैं। लेकिन पहली बार गहलोत साहब को समस्या हुई है। और अगर कोई मुख्यमंत्री निवास पर काम करने वाला व्यक्ति अगर आपको जानता है तो पूछ लीजिए कि एफआईआर के आदेश होने से लेकर आज तक उनको नींद आई है क्या ढंग से। लेकिन सवाल आता है कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद किसी के मन में कोई भी सवाल हो इस विषय के संबंध में, उनका भी जवाब जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए, वह काला कोट भी वही है जिसने एफआईआर का आदेश किया, और काला कोट भी वही है जो 10 मिनट में उसकी रिवीजन पर ऑर्डर भी हो जाता है। सेशन जज भी चैम्बर में बैठकर आदेश कर देते हैं। एडीजे 4 महानगर 1 में महावीर प्रसाद गुप्ता बिना फाइल बहस सुन लेते हैं और छुट्टी हो गई 1 बजे। 1 बजे के बाद 1 घंटे तक यानी 2 बजे तक सुनवाई करते हैं। तो काले कोट में भी सब प्रकार के लोग हैं। यह बात हम चीफ जस्टिस, विजिलेंस रजिस्ट्रार, सेशन जज और सबको बताएंगे चिल्ला चिल्ला करके। अगर इसका भी कंटेम्प्ट मुझे भुगतना पड़ा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इसका कंटेम्प्ट भुगतूंगा। लेकिन काले कोर्ट की यह सच्चाई कि यहां पर न्यायप्रिय मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री हो चाहे डीजी हो, अगर अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश करेंगे। वह चेहरा भी दिखाऊंगा काले कोर्ट का, और काले कोर्ट का वह चेहरा भी दिखाऊंगा जहां ताकतवर लोग कुछ भी कर पाते हैं। सरकार अगर किसी मामले में रिवीजन करेगी एफआईआर के आदेश के खिलाफ, तो पीड़ित की तरफ से सरकार बनाम अशोक गहलोत होता है। यहां पर सरकार बनाम सरकार का मुकदमा रिवीजन कर दिया साहब इन्होंने। जाएं कहां, किसको कहें? कानून व्यवस्था का जो सत्यानाश हो चुका है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नकली नेता आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, जिसको वैभव गहलोत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस को बिस्तर में समेटकर ऐसा समाप्त करके जाएगा यह आदमी, पूछिए मत बात। क्या यह पता नहीं लग रहा आप लोगों को? क्या जनता को पता नहीं लग रहा? पूरे देश को पता लग रहा है। और नहीं पता लग रहा है तो आप सब लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार शेयर बटन दबाइए और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों तक बात पहुंचाइए। तुरंत अभी शेयर बटन दबाइए और देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी इसलिए आ गई है क्योंकि मीडिया के सेठ लोग पत्रकारों की इन सब खबरों को दबा चुके हैं। कोई दिखाने को तैयार नहीं है, न गोदी मीडिया न गहलोत मीडिया, कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है। शेयर बटन दबाइए और मैं इसको सुरक्षित रखूंगा इस पोस्ट को, ताकि पूरा देश देखे कि एक मुख्यमंत्री जो राजस्थान का अपने आप को गांधी कहता है, उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश 8 दिन से धूल फांक रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनको डर क्या पता? कई बार कुछ लोग कहते हैं साहब इन्हीं को तो अनुसंधान करना है, लेकिन इनको डर है कि अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली तो हमारे प्राण निकलने ही हैं। लेकिन मेरा एक वर्जन है, एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो भी तुम्हारे सबके प्राण निकलने तय है। किस किस की बोलती बंद करोगे? तुम्हारे पास एक बड़ा हथियार था, वो था झूठे मुकदमे दर्ज करने का। अरे सच्चा मुकदमा भी तो दर्ज कर लो एक कोई, पता तो लगे आप लोगों को। रेपिस्टों के साथ खड़े हुए आप लोग। अरे मुख्यमंत्री, थोड़ी बहुत मुख्यमंत्री में शर्म हो और उसको शर्म आ जाए, या उसका कोई परिवारजन, उसका बच्चा, उसका पोता अगर उसको शर्म ला दे, तो मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में उसको डूब मरना चाहिए, तुरंत डूब मरना चाहिए। बस इतनी सी बात है जिसमें आपके सवाल जो थे, पूरे मामले को विस्तार से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक मामला गैंगरेप का हुआ, गैंगरेप में जो आरोपी थे, डकैत जो थे, उनको बचाने में अशोक गहलोत समेत पूरी मशीनरी लग गई और पूरी मशीनरी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के आदेश किए। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं कराएं। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएचक्यू में पड़ी गार्ड फाइल जिसमें हस्ताक्षर हैं वो सब लेकर आओ, सुरक्षित रखो, कोई भी कागज, वीडियोग्राफी, फाइल, कोई भी दस्तावेज नष्ट नहीं करना है। जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की है अशोक गहलोत के खिलाफ ज्योति नगर, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करें, यह भी हाईकोर्ट का आदेश है।
इस सब के बाद भी अगर अशोक गहलोत ऐसा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, समय बदलेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, लेकिन अंत में न्याय की जीत होनी चाहिए। मेरा अनुभव रहा है, मेरे खुद के साथ ऐसा रहा है कि मुझे भी न्याय मिला है, तो इस पीड़ित जाट परिवार को न्याय मिलकर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और न्याय मिलेगा उस दिन न केवल न्याय की जीत होगी, देश में हर उस गरीब, पीड़ित, कमजोर की भी जीत होगी जिसकी कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होती है। और ये पुलिस के लोग केवल मंथलियां इकट्ठी कर करके वैश्यावृत्ति के माध्यम से, जुए सट्टे के माध्यम से, कब्जे, अवैध खनन और क्या क्या मंथली नहीं लेते, और ये मंथलियां इकट्ठी करके गृह मंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, इनको भी सही रास्ते पर आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों ने सहयोग किया, मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चूकिएगा नहीं, आप इस पूरी बात को शेयर करके जनता तक पहुंचाइएगा, ऐसा मेरा करबद्ध प्रार्थना है आप सब लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।